Good morning, dear students. Welcome back to my YouTube चैनल, जिसके माध्यम से मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ और होप आपको लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और जैसे कि अच्छे से अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पा रहे हैं और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल यूट्यूब चैनल पे आप जो चैनल देख रहे हैं ये हमारा रसायन गुरुकुल के नाम से मैंने एक चैनल बनाया है और जो वीडियोस हैं आप देखेंगे कि +2 की क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के अंदर कल जो हमने पढ़ा था दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी थी किस तरीके से कोई चीज़ कैसे सॉल्यूबल हो जाती है, और थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको उसके पूरी डिटेल समझाने की कोशिश की, पूरा मैकेनिज्म। आप जो वीडियोस हैं वो लास्ट तक देखा करें क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस हैं ये, और अगर बीच में से स्किप करेंगे तो आपको पॉइंट जो है समझ नहीं आएंगे। तो अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर है कि अगर आपको एक बार नहीं समझ आता तो दोबारा उसको पॉज करके दोबारा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो अब मैं सीधा आपको आज के लेक्चर में ले चलता हूँ। तो जो आज का लेक्चर है वो है हमारा गैसेस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब नोट डाउन करेंगे आज का जो टॉपिक है दैट इज, रिपीट कर रहा हूँ, गैसेस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन्स, ये हमारे वाटर जो भी लिक्विड है उसके अंदर घुलनशील होती है। और अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, जैसे कि अब इसका जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको भी लगने लगेगा कि जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो हकीकत है। अब जो फिशेस हैं हमारी या पानी के जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो हमारे सी लेवल के नीचे होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है? हमारे पानी से ही मिलती है। इसका मतलब जो पानी है, वाटर है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कुछ मात्रा डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है। और सोल्यूशन में कल भी मैंने आपके साथ बताया था कि जब तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, होमोजीनियस होता है, तभी वो सोल्यूशन कहलाता है। अगर हमें उसके अंदर ऑक्सीजन दिखने लग जाए पानी के अंदर, आपको भी जो ऑक्सीजन कैसे है जी दिखाओ जी, तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो कुछ मात्रा ऑक्सीजन की हमारी डिजॉल्व होती है किसके अंदर? हमारे पानी के अंदर, जिसके कारण से हमारा जो एग्जांपल मैंने आपको दिया जो कि हमारे एक्वाटिक लाइफ्स हैं वो इसी पे बेस्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल जो बहुत ही आम है और +1 में भी हमने इसके बारे में टॉपिक में पढ़ा था, क्या है बेटा? जो हमारे जितने भी हमारा सोडा वाटर है, जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, ड्यू हो गया, फेंटा हो गया, कोका कोला हो गया, ये इसके अंदर एक गैस डिजॉल्व होती है। और वो गैस आप जानते ही हैं, जैसे मैंने आपको गैस बोला तो आपके माइंड में एकदम दिमाग में बटन क्लिक हो गया होगा कि CO2 गैस होती है। बट जब बॉटल को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर CO2 गैस, हमें गैस के कुछ ऐसे कण नहीं नजर आते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन जब बॉटल का ढक्कन खोल दिया जाता है तो गैस तेजी से बाहर निकलने लग जाता है ड्यू टू द प्रेशर। तो वो तो कॉन्सेप्ट हम आपके इसमें लेक्चर में फैक्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैं ये अब लेक्चर के अंदर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो गैसेस हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होती है। तो यहीं से हमारी आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया मैंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, almost all the gases are soluble in water. Almost all the gases are soluble in water to different extent, कुछ extent तक। Some gases are also soluble in solvent like ethyl alcohol and benzene. तो डियर स्टूडेंट्स कि हमने इसमें पढ़ा कि
काफ़ी सारी गैसेस हैं, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, शेयर कर रहा था, वो हमारे किसके अंदर, पानी के अंदर घुलनशील है टू डिफरेंट एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कोई कितने ml है, कोई कितने ml है, कितने cc है, क्या कितने ppm है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। और कुछ गैसेस तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथाइल अल्कोहल हो गई, बेंजीन के अंदर भी घुलनशील है। तो ये आज का हमारा विषय है, टॉपिक है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब फैक्टर्स, नेक्स्ट आर्टिकल है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द गैस, गैस की क्या नेचर है, एंड द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस नेचर का है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें अब इसके आगे की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो आज का जो विषय है, आज हमने सिर्फ ये 2 टॉपिक्स ही कवर करने हैं, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए कवर कर रहे हैं। कल कुछ पार्ट से, कल से भी कुछ लिंक मिलेगा इसमें, और इसके जो हमारे कल जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, तो कीवर्ड्स वही हैं हमारे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और हमने उसमें तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बताई थी, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस आएगा, लीच-एटले प्रिंसिपल आएगा, ये सारे वर्ड्स आपको दोबारा इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको इसकी सॉल्युबिलिटी की बात बताने लग रहा हूँ। तो ये टॉपिक तो यही है हमारा। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करनी है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ gases in the liquid may be defined as the amount of solute, that is bracket में लिख दिया gases, in cubic centimeter cc dissolved in 1 cc of liquid solvent at a given temperature is called as solubility। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप नोट भी कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द gases in the liquid may be defined as the amount of solute, that is gas, in cc dissolved in 1 cc of liquid solvent at a given temperature is called as its solubility। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि कितनी गैस की मात्रा सीसी के अंदर, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 1 यूनिट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की जाती है एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की हिंदी क्या है बेटा? घुलनशीलता, कि भाई किस तरीके से कोई चीज कैसे भी घुलनशील है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ फैक्टर्स के बारे में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फैक्टर्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो फैक्टर नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। अब इसमें आपने लिखना है गैसेस लाइक हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन गैसेस आर कंपैरेटिवली लेस soluble in the water।
comma, whereas gases like carbon dioxide, hydrochloric acid, ammonia, etc. are highly soluble in the water. अब हम बात करेंगे इन गैसेस की। ये जो 3 गैसेस मैंने लिखी हैं, दीज आर द परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस क्या होती हैं? जिनको हम आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब आप कहोगे लिक्विफाइएबल क्या बेटा? लिक्विफाइएबल का मतलब क्या है कि जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो वो उसके जो पार्टिकल्स है वो पास आ जाते हैं, और पास आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैसेस है ये इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होती, और इसलिए इनको परमानेंट गैसेस कहते हैं। और ये इनकी जो घुलनशीलता है पानी के अंदर वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, अमोनिया हो गई, इनकी घुलनशीलता पानी के अंदर ज्यादा है, और उसकी वजह है ये पानी के साथ जाकर इंटरेक्ट कर लेता है, तो इंटरेक्शन हो जाती है उनके बीच में। इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है फिर तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने नॉन रिएक्टिंग बताई थी, तो इंटरेक्शन का कई बच्चे गलत मतलब ना समझ लें। इंटरेक्शन का मतलब है उनके बीच में अच्छा तालमेल हो जाता है। किसके बीच में? इन गैसेस का, पानी के साथ, इसलिए ये ज्यादा घुलनशील है। तो फैक्टर नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ गैसेस एंड द सॉल्वेंट। तो ये आपका इसमें पढ़ा हमने। सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बेटा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है बेटा? विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द solubility of gases in the liquid decreases। तापमान की बढ़ोतरी करने पर जो घुलनशीलता है हमारी गैसेस की लिक्विड के अंदर क्या होती है? कम हो जाती है। और इसकी वजह है, रीजन क्या है इसका? रीजन ये है इसका कि गैस प्लस solvent, we have the solution, and solution is gas in liquid solution plus energy। plus energy, इसका मतलब this is an exothermic process। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कल डिस्कस किया गया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर ये एंडो है तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये सॉल्यूशन जो है गैस और सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू लीच-एंडे प्रिंसिपल। और इस कारण से जो घुलनशीलता है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्लस एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और इस प्रकार से जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एंड थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट नेम एज विलियम हेनरी। And this effect is known as Henry's law. Henry's law. And this Henry's law is very important question for your board exam. What is this? Henry's law. तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा हेनरीज लॉ क्या होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करूंगा। तो अब हम आपके साथ
जो डिस्कस कर रहा हूं, अब हम कौन से फैक्टर पे पहुंच गए हैं? थर्ड फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर का जो इफेक्ट है ये हमारे वैज्ञानिक जिसका नाम है विलियम हेनरी, इसने स्टडी किया था और उसी के नाम से हेनरीज लॉ बन गया। तो हेनरीज लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट the amount of gas dissolved in the given volume of the solvent at given temperature is directly proportional to the pressure is called as Henry's law. तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप और नोट डाउन भी कर लेंगे। हेनरीज लॉ की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको मैंने बता भी दिया, बोर्ड का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर के एंड में आपके साथ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आपने सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना है और जो नोट्स आप बना रहे हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है, उन्हीं से आपने क्वेश्चंस को वहाँ से बना के नोट कर लेना। तो मैं हेनरीज लॉ के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। It states that the amount of gas dissolved in the given volume of the solvent at a given temperature is directly proportional to the pressure is called as Henry's law। कि भाई कितनी मात्रा गैस की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हमारे प्रेशर के एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल सेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल क्या है इसका? मैथमेटिकली वी हैव हेनरीज लॉ। Mass is directly proportional to P and mass is equal to KH into P. This is the simple mathematical relation for the Henry's law. अब ये क्या है यहाँ पर? What are these factors? I will discuss. फिर mass M is the where M is the mass of the given gas dissolved in the given solvent at constant temperature. And what is this P? P is the pressure and KH is the proportionality constant called as Henry's constant, called as Henry's constant. तो dear students, mathematical form of Henry's law डिस्कस कर रहे हैं। मास इज प्रोपोर्शनल टू P, मास इज इक्वल टू KH इंटू P। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो कांस्टेंट लग गया। वेयर M is the mass of the given gas dissolved in given solvent at constant temperature. What is this P? P is the pressure and KH is the proportionality constant called as the Henry's constant. तो जब भी proportionality हटाते हैं तो we get the constant और इस केस में जो KH है हमारा, it is the Henry's constant। तो होप आज का जो लेक्चर था
ये था, मैं दोबारा आपके साथ समराइज कर रहा हूँ, दैट इज गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया हमने, और उनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया, और कैसे कौन सा फैक्टर काम करता है, और एंड में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज व्हाट, दैट इज द हेनरीज लॉ। तो होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखा करें, ऐसे स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और शॉर्ट वीडियोस हैं, ध्यान से देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आप जो भी बच्चे हैं उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स अ लॉट।